नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। राज्य व्यवस्था में आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के भाग 2 में नागरिकता। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। देखिए, नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, और ये सही बात है कि इससे प्रश्न बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी जब कुछ संशोधन वगैरह होता है तो उसी दौर में ही, तो अभी हाल फिलहाल में एक संशोधन हुआ था CAA, जिसे आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक, नवंबर के महीने में ये संशोधन हुआ, तो इसलिए ये थोड़ा सा रिलेवेंट टॉपिक हो गया है और इससे संबंधित अन्य प्रावधानों को संविधान के अन्य भागों में जोड़ करके भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप ढंग से इसको पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों पर ध्यान देंगे, नोट्स बनाएंगे। और सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार किया जाए तो बिल्कुल अपने राय को नीचे कमेंट में लिख करके दें। जहाँ तक हो पाएगा सभी सुधारों को किया जाएगा। तो आइए देखते हैं नागरिकता। तो नागरिकता क्या है कि किसी भी देश के नागरिक बनने का जो एक व्यवस्था है उसी को हम लोग नागरिकता कहते हैं। तो किसी भी देश में अगर आप देखिए तो जो नागरिक होते हैं वह उस राज्य के, अच्छा एक शब्द और देखिएगा, पॉलिटी की भाषा में देश के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे राज्य कहा जाता है। ठीक, तो जब भी हम राज्य की चर्चा करें तो ऐसा नहीं कि आप प्रदेशों पर चले जाएंगे, है ना। राज्य का मतलब यहाँ भारत से ही है। ठीक, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो नागरिक होते हैं वह राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। किसी भी देश के जो नागरिक होंगे वह उस राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। ठीक, और इन सदस्यों की, जो नागरिक होते हैं, इनकी पूरी निष्ठा भी उस देश में होती है ना। तो किसी भी देश में जो भी किसी भी देश के नागरिक होते हैं वह उस राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। जैसे आपसे कोई डिफाइन करने के लिए पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं कि जो नागरिक होंगे वह उस राज्य के पूर्ण सदस्य होंगे और उन नागरिकों का अपने देश के प्रति क्या होगा, निष्ठा होगी ही होगी। अब अगर हम बात करें तो किसी भी, जितने भी आज के समय मॉडर्न स्टेट हैं, आधुनिक राज्य हैं, तो किसी भी अन्य आधुनिक राज्यों की तरह अपने देश भारत में भी दो प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे सभी देशों में वैसे भारत में भी दो प्रकार के लोग रहते हैं। कैसे लोग रहेंगे? एक जो विदेशी कहलाते हैं और दूसरे देशी यानी कि नागरिक। मतलब ऐसे कुछ लोग होंगे जो भारत के होंगे जिन्हें हम नागरिक कहेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम विदेशी कहेंगे यानी कि जो विदेशों से होंगे। विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, एक विदेशी मित्र और दूसरा शत्रु। ठीक, तो मित्र का मतलब कि जिनसे हमारे देश का, ऐसे देश के लोग जो भारत में रह रहे हों और उन देश के लोगों से हमारा संबंध कैसा हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव संबंध हो, है ना। ठीक, तो उन्हें हम बोलते हैं विदेशी मित्र, और इनको भी अन्य अधिकार मिले हुए हैं। ठीक, अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और शत्रु मतलब जिनके साथ हमारा देश क्या है, युद्ध कर रहा हो। ये एकदम वेल डिफाइन है कि शत्रु देश में वहीं आते हैं जिनके साथ हमारा क्या संघर्ष चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो। ठीक, तो अगर कोई मान लीजिए शत्रु देश का नागरिक है ना, भारत में रह रहा है तो भारत का तो नागरिक नहीं होगा। ठीक, और इस संदर्भ में जो एक प्रश्न पूछा गया तो उसे अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार नहीं मिलता, है ना। अब ये क्या है, अनुच्छेद 22 मतलब जो है भाग 3 का अनुच्छेद है, इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो वहाँ पर अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्यों के खिलाफ व्यक्ति को मिला होता है। और व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्ति दो प्रकार के, जैसा कि हमने बताया आपको, नागरिक और विदेशी। लेकिन अन्य विदेशियों को ये अधिकार है कि उन्हें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना कारण बताए, है ना। लेकिन अगर वो शत्रु देश का विदेशी है तो उसे आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नज़रबंद भी रख सकते हैं, और उसे इसके खिलाफ वो किसी कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा भारतीय संविधान में उल्लिखित है। ठीक, तो ये हो गया विदेशी। अब भारत का नागरिक होने के नाते जो कुछ विशेषाधिकार भारतीयों को मिला है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है संविधान में कि संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मिले विशेषाधिकार। ठीक, ये क्या है, ये कुछ विशेषाधिकार
है ना, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिला हुआ है। और किसी भी देश का जो कोई नागरिक होता है तो उसको कुछ राजनीतिक और सिविल अधिकार मिले होते हैं, उन्हीं की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो संविधान द्वारा दिया गया है। पहला लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भारत देश में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य यानी कि देश उनके साथ कोई विभेद यानी कि सरकार उनके साथ कोई भी विभेद नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको इस विभेद के विरुद्ध क्या है, अधिकार मिला हुआ है। ठीक, और ये अधिकार देखिए आर्टिकल 15 से मिला है उनको, अनुच्छेद 15, यह भी भाग 3 का अनुच्छेद है, यहाँ पर नहीं है। अभी हम नागरिकता के संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे। अगर हम आपको बताएं तो नागरिकता संविधान के पार्ट 2 में आता है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इन्वॉल्व है। तो अभी हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई भारत का नागरिक होगा तो भारतीय संविधान उसे किस प्रकार का विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो इसमें हमने पहले आपको बताया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, और यह मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, इसके पहले अगर एग्जाम्पल में हम बात करें तो आर्टिकल 15 से पहले 14 में भी विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है। ठीक, और वह मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को नहीं बल्कि व्यक्ति को मिला हुआ है। अगर कोई विदेशी भी भारत में है तो उसे भी विधि के समान क्षमता का अधिकार प्राप्त होगा अनुच्छेद 14 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 15 के तहत यह अधिकार विदेशियों के लिए नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नागरिकता से जोड़ करके प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद है लोक नियोजन के विषय में क्षमता का अधिकार। तो लोक नियोजन यानी कि लोक का मतलब जो सार्वजनिक है यानी सरकारी जिसे आप कहते हैं, तो सरकारी नौकरियों के विषय में क्षमता का अधिकार है ना। तो सरकारी नौकरियों में सरकार भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन किसके साथ, नागरिकों के साथ। यदि कोई विदेशी है तो उसे मना कर सकते, नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, लोक नियोजन के विषय में क्षमता का अधिकार, और यह भी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 16 के तहत मिला हुआ है, अनुच्छेद 16 भाग 3 का है ये भी। ठीक, तो यह भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। देखिए इन अनुच्छेदों की चर्चा वहां पर भी होगी, और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं और कौन कौन से अधिकार नागरिक को मिले हुए हैं। ठीक, तो आप सावधान रहिएगा, इससे ढंग से इसको पढ़िएगा। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक माने बोलना और अभिव्यक्ति, तो कई बार लोगों को लगता है बोलना और अभिव्यक्त करना, विचारों को अभिव्यक्त करना। तो देखिए बोलना एक चीज है, अभिव्यक्ति का एक तरीका हो सकता है बोलना, और अभिव्यक्ति के अन्य भी तरीके हो सकते हैं। जैसे आप किसी चीज को प्रिंट के हिसाब से, लिखने के हिसाब से, मतलब लिख करके बता सकते हैं। तो अभिव्यक्त करना मतलब विचारों को प्रदर्शित करना। इसकी स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है भारत में। ठीक, सम्मेलन, कहीं पर भी सम्मेलन करने का, संघ यूनियन बनाने का, संचरण करना मतलब घूमने फिरने का, भारत के जो भी मतलब भारत की संप्रभु जितनी संप्रभुता जहाँ तक है वहाँ पर निवास करने का, वह व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो यदि इस प्रकार की स्वतंत्रता की हम बात करें तो यह अनुच्छेद 19 में आता है, और यह भी मौलिक अधिकारों के तहत ही है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें यह सबको नहीं मिला है, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिला है। इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, मिला विशेषाधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है विशेषाधिकार हो जाते हैं, क्योंकि यह विशेष लोगों को यानी सिर्फ भारतीय लोगों को मिला हुआ है। ठीक, इसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह भी देखिए मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत, 29 और 30 के तहत, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार मिला हुआ है भारतीय लोगों को। इसके बाद देखिए क्या है, लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जिसे सांसद जिसमें हम चुनते हैं, और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। यदि आपकी अर्हता 18 साल हो चुकी है, मतलब आयु आपके 18 साल है, यानी आप मतदान देने की या मतदान करने की अर्हता को धारण करते हैं, तो आपको क्या है, मतदान का अधिकार है। ठीक, और ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी मतलब एक अधिकार है। विशेषाधिकार की हम बात कर रहे हैं तो विशेषाधिकार इसलिए है क्योंकि यह भारत के नागरिकों को मिला है। कहने का मतलब कि लोकसभा या राज्य विधानमंडल के चुनाव में विदेशी व्यक्ति भाग नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही भाग ले सकते हैं, इसलिए उनका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके बाद क्या है, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। आप सांसद विधायकी का चुनाव भी लड़ सकते हैं यदि आप भारतीय नागरिक हैं, तो विदेशी ये चुनाव नहीं लड़ सकते। सार्वजनिक पदों की योग्यता रखने का अधिकार। सार्वजनिक पद जैसे
पहले ये समझिए कौन कौन सार्वजनिक पद होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च, माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, ठीक, सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये जितने भी या महाधिवक्ता, ये जो पद आते हैं, इन सब में अगर आप भारतीय हैं तो आप जो है इसकी योग्यता रखते हैं, ऐसा अधिकार आपको मिला हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि भारत में, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम चर्चा कर दें सार्वजनिक पद में, तो यदि आप भारतीय नागरिक हैं, नागरिकता आपको किसी भी प्रकार से मिली हुई हो, अभी नागरिकता प्राप्त करने का हम तरीका आपको बताएंगे। एक नागरिकता जो कि भारत में लोग जन्म ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है जन्म से, है ना। और दूसरा होता है प्राकृतिक नागरिकता, जिसे बाद में कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, जैसा कि संसद निर्धारित करेगी, उस टर्म एंड कंडीशंस को, उन शर्तों को मान करके या पूरा करके नागरिकता को धारण किया जाए। तो भारत में जो राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है, उसमें सिर्फ यही लिखा है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, चाहे आप जन्म से हो और चाहे आप जो है संसद के जो टर्म एंड कंडीशंस है उनको फॉलो करके नागरिकता आपने अर्जित की हो, यानी प्राकृतिक नागरिकता आपके पास हो। तो चाहे जन्म से आप भारतीय नागरिक हो, चाहे प्राकृतिक रूप से नागरिक हो, यदि आप भारतीय हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति पद के योग्य हैं। लेकिन अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जन्म से ही जो नागरिक होगा वही यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। प्राकृतिक नागरिकता वाली बात को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो यूएसए में जन्म लेगा वही यूएसए का राष्ट्रपति बनेगा। भारत के लिए ऐसा नहीं है, अगर आप जन्म यहाँ पर लिए हैं तो भी ठीक है, बाकी अगर आपका प्राकृतिक नागरिकता है कि बाद में आपने नागरिकता अर्जित की है तो बस आप भारत के नागरिक रहिए, आप राष्ट्रपति पद के योग्य रहेंगे। तो ये रहा, मिला इनको विशेषाधिकार। इसके बाद यदि हम देखें तो नागरिकों का भी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति एक ड्यूटी है ना, जिसको मौलिक कर्तव्य में ही बताया गया है। अब वो ड्यूटी क्या है, तो देश की सुरक्षा करना, देश की जो राष्ट्रगान है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उनका सम्मान करना, ठीक, देश की संविधान में अपनी आस्था रखना। तो ये बदले में नागरिकों द्वारा क्या है, एक ड्यूटी है देश के प्रति, है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे और इसको ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संवैधानिक प्रावधानों की। तो देखिए, जहाँ तक संवैधानिक उपबंध की बात है तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो उपबंध है ये अस्थायी उपबंध नहीं है। ठीक, यह सिर्फ यह बतलाते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950, तो उस दिन कौन भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में ही ये चर्चा करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 11 के तहत अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन लोग नागरिक बने, इसकी चर्चा इसमें की गई है। इस प्रकार से यह अस्थायी उपबंध नहीं है और विस्तृत भी नहीं है। ठीक, क्योंकि इसने संसद को अधिकार दिया कि वो नियम बना करके जैसा उसको उचित लगे इसमें संशोधन करके नागरिक अधिनियम बनाए और ये डिसाइड करे कौन नागरिक होगा। दूसरी बात, इस उपबंधों में किसी भी तरीके से नागरिकता को हानि या अधिग्रहण करने की भी चर्चा नहीं की गई है ना। अनुच्छेद 9 में ये बात जरूर आती है कि अगर कोई किसी देश का तो वो अधिग्रहण नहीं हुआ, अधिग्रहण का मतलब नागरिकता को छीन लेना, तो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होगी, यानी उपबंधों में उसका प्रावधान नहीं है। तो ये 2 मूल बातें आपको याद रखनी है। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो कुल मिलाकर 4 श्रेणियों में कैटेगराइज करके बताया है कि ये लोग भारत के नागरिक होंगे। आइए उसकी चर्चा हम करते हैं। तो पहला था, जो पहली श्रेणी थी, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। अच्छा, यहाँ जो मूल निवासी शब्द है इसका मतलब क्या है, तो एक बात समझिएगा, ये बार बार आएगा। मूल निवासी का तात्पर्य उनसे है कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, है ना, कोई भी, या दादा दादी के माता पिता जो होंगे वह 1935 के अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या उसके पहले ही पैदा हुए हों, है ना, तो उन्हें हम भारत का मूल निवासी, कुल मिलाकर आप ऐसे याद रखिए कि ऐसे लोग जिनके माता पिता के खानदान में कोई भारतीय रहा हो, भारत में जन्म लिया हो, वो भारत का मूल निवासी कहलाता है ना। तो वही शब्द यहाँ पर लिखा गया है
एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, यानी मूल निवासी के आधार पर नागरिकता को प्रदान करना। और ये जो प्रावधान अभी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये आर्टिकल 5 है। अनुच्छेद 5 की बात अभी हम कर रहे हैं, है ना। श्रेणियों में पहली श्रेणी है नागरिकता देने का कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। जैसे पहला क्या है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, तब तो भारत का नागरिक होगा ही। या इसके अलावा उसके माता पिता में से किसी एक का, है ना, यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है, क्या सिर्फ पिता या सिर्फ माता, कोई भी एक, माता पिता में से कोई भी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और या फिर संविधान लागू होने के यानी कि 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। यानी इसके साथ इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा करने पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट आइए दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, क्योंकि आप जानते हैं 1947 में जब डिवाइडेशन की बात हुई, डिवाइडेशन हुआ भी, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए भी, कुछ लोग जा करके फिर आए। तो ऐसा प्रावधान यहाँ पर करना पड़ा नागरिकता में कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो, यानी वो भारतीय मूल का हो। ठीक, निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, चाहे इसको पूरी करे चाहे इसको, दोनों करने, दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो तो वह भारत का नागरिक होगा। आइए देखते हैं शर्त क्या है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, कहने का मतलब कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, कहाँ से, पाकिस्तान से, है ना। स्थानांतरित मतलब पाकिस्तान से भारत तो आया हो 19 जुलाई 1948 से पहले, ये तिथि दी गई थी जहाँ जिसको आना जाना है आ जा ले भाई, है ना। पूर्व अगर स्थानांतरित हुआ है तो प्रवसन की तिथि से सामान्यतः भारत में ही निवास किया हो, और प्रवसन तिथि मतलब जब वो भारत आ गया हो तो सामान्यतः वो भारत में ही रह रहा हो, मतलब फिर आना जाना उसका न लगा रहे, ठीक, तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। या फिर दूसरी बात क्या है, या तो इससे पहले आया हो इस डेट से, या फिर इस डेट को या इसके बाद, ध्यान समझिएगा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वह 19 जुलाई 1948 ठीक उसी डेट पर या उसके बाद भारत में आया हो तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी, भाई इस डेट को तो नहीं आ पाया, यानी इससे पहले नहीं आ पाया, इस डेट को आया, इसके बाद आया, 20 जुलाई को आया, 23 जुलाई को आया 1948 में, तो उसे पहले 6 माह लगातार भारत में रहना होगा और फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण द्वारा पंजीकृत होकर के वह नागरिकता मतलब नागरिक बन जाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। यदि उसने ऐसा किया है तो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक, आगे देखिए तीसरा, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, ठीक, डिवाइडेशन हुआ तो भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, जैसे पाकिस्तान में सही नहीं लगा तो फिर वो लौट आया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन कैसे बन सकता है, इसी प्रावधान के तहत, क्या कि वो 6 माह लगातार भारत में रहेगा और फिर पंजीकरण के द्वारा उसने नागरिकता के लिए यदि आवेदन किया होगा तो वह 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कहलाएगा। ये सब कंडीशन देखिए इसके इसी डेट तक के लिए लागू है, ऐसा नहीं कि अब आप अभी के लिए इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ते समय इस बात की सावधानी रखिएगा, है ना। यदि उसने ऐसा किया वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा, या वह भारत का नागरिक होगा कि वह लगातार 6 माह, ये वाला जो प्रावधान है कि वह लगातार 6 माह भारत में रहे और पंजीकरण के लिए उसने मतलब आवेदन किया हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अच्छा, यह अनुच्छेद 5 में था, ये आर्टिकल नंबर 6 है, 6 में इसकी चर्चा की गई है। जो तीसरी श्रेणी है यह अनुच्छेद 7 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं चौथे श्रेणी की, जो आर्टिकल 8 में है ना, अनुच्छेद 8, यानी कि 5, 6, 7, 8 यह अनुच्छेद बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक, ये 4 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर के 8 तक यह बतलाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक, चौथे में क्या लिखा है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो, यानी एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन वो कहाँ रह रहा है, भारत के बाहर रह रहा है, तो वह पंजीकरण के माध्यम से कूटनीतिक या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, कुल मिलाकर आप यही समझिए कि वह पंजीकरण के माध्यम से आवेदन करके नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यानी कि यदि उसने पंजीकरण कराया हुआ है नागरिकता के लिए तो वह 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होगा, है ना। तो
तो इस आधार पर 26 जनवरी 1950 को इन 4 श्रेणी के लोगों को भारत का नागरिक घोषित कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 9, 10, 11, क्योंकि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है संवैधानिक प्रावधान। तो पहले आप इन चारों को नोट कर लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं। देखिए अन्य संवैधानिक प्रावधान, तो 4 श्रेणियाँ जो भी हमने चर्चा की वो तो नागरिकता, कौन नागरिक होगा इसको डिफाइन किए। बाकी आप देखेंगे अन्य संवैधानिक पहला जो है, यानी ये आर्टिकल आपका 9, अनुच्छेद 9 में लिखा गया कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से अन्य किसी देश की नागरिकता को धारण कर लेता है। मतलब कि जैसे ही आप किसी अन्य देश के नागरिक होंगे और अगर पहले से आपके पास भारत का पासपोर्ट, भारत की नागरिकता है, तो वह तुरंत ही क्या है, समाप्त मान ली जाएगी। किसी मतलब एक व्यक्ति एक समय पर भारत के साथ साथ किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता का धारण करेंगे, भारत की नागरिकता आपकी अपने आप समाप्त मान ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अनुच्छेद 10 में ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। मतलब कि कौन भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, यह संसद को निर्धारित करने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक, यानी कि नागरिकों के अधिकार का बने रहना, ये क्या है, अनुच्छेद 10 में इसकी चर्चा की गई है। और तीसरा, आर्टिकल 11 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर नागरिकता के विनियमन संबंधित प्रावधानों को करे, है ना। यानी कि भारत में अब किसको नागरिकता और दी जाएगी, किस प्रकार से कौन नागरिक होगा, यह सब नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को मिला हुआ है। ठीक, और ये प्रश्न मुझे जहाँ तक लगता है अब एग्जामों में पूछा जाएगा, क्योंकि CAA को लेकर बहुत सारे विवाद हुए और NPR, NRC जैसी चीज़ों की भी चर्चा की गई और कई लोगों ने कहा, मुख्यमंत्रियों ने नहीं हम अपने यहाँ इसको लागू नहीं होने उसके लागू। तो आप ये जानिएगा कि नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है यह संघ सूची का विषय है और इस पर संघ का अपना एक विशेषाधिकार है। ठीक, इसके बाद आप देखिए इसी अनुच्छेद 11 के तहत कई सारे नागरिक संशोधन अधिनियम लाए गए। अब तक लगभग 10 नागरिक संशोधन अधिनियम लाए गए हैं, सबकी चर्चा तो नहीं, लेकिन जो प्रमुख होगा उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे आप नागरिकता संशोधन, नागरिकता अधिनियम लाएगा। जो पहला होगा वह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया, है ना। ठीक, और इसके बाद इसी को समय समय पर संशोधित किया गया। तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955 में आया। इसके बाद आप देखेंगे 1957 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957। यदि हम इसे भी शॉर्ट में बोले नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो यह भी क्या होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना। ये भी आपका CAA ही होगा, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो CAA लोग कहते हैं, तो किस CAA पर आपका विरोध है, तो जो CAA विवाद का कारण बना है अभी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वह क्या है, CAA 2019 पर, है ना। ठीक, 57 के बाद फिर 67 में भी संशोधन किया गया, 85 में, 86 में, फिर 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में। जब जब सरकारों को समझ में आया तब अपने अपने हिसाब से संसद ने क्या किया, इसमें संशोधन किया और नागरिकता को परिभाषित किया। ठीक, कि अन्य किसी को, अच्छा इन सब में किसी की नागरिकता छीनी नहीं गई, बल्कि लोगों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान अब तक किया जा चुका है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसमें से प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करेंगे। ठीक, और 2003 और 1955 के ही कुछ प्रावधानों को 2019 में सुधार करने का प्रयास किया गया है। खैर, जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप या उस टाइप का कोई ग्रुप है तो उसमें इसको शेयर कीजिए, नोट्स बनाकर पढ़िएगा, आपको निसंदेह फ़ायदा होगा और प्रॉपर तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।